नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का चौथा लेक्चर है और इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर एकदम आराम से रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो जो स्टूडेंट इससे पहले के 3 लेक्चर इन्होंने नहीं देखा है वो पहले देख कर आए, बाद में ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। एकदम धमाकेदार लेक्चर होने वाला है, बस आप अपनी प्रेजेंस बनाए रखिए और जबरदस्त एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में क्या है, एकदम आसान भाषा में तो ही पढ़ाते ही हैं, एक एक चीज जो पढ़ाते हैं वो टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट को नजर में रखते हुए करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का टॉपिक। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, अब हम आएंगे यहाँ किसके तरफ, ऑक्सीकरण, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 3 चीजें पहले हम कवर करेंगे, बाद में संक्षारण कवर करेंगे, फिर विकृत गंधिता कवर करेंगे। दिस चैप्टर इज क्लोज, यही चैप्टर ये बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ये क्या है। सबसे पहला टॉपिक, इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुकल्पी में भी आता है, बहुत ज्यादा ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ऑक्सीकरण क्या होता है, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी होता है। उपचयन क्या होता है, उपचयन भी होता है। देखिए पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक अच्छे स्थिर पेशेंस धैर्य के साथ अगर बैठ के आराम से पढ़ाई करेंगे तो जबरदस्त बोर्ड एग्जाम में नंबर आने वाले हैं। बाकी सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपने के लिए जो इंसान काम करता है, परमानेंट उस पर ध्यान देता है, एक एक चीज को एक पेशेंस धैर्य के साथ कंप्लीट करता है, रिजल्ट उसी का बेहतर आता है। और राइटिंग पे फोकस जरूर रखिएगा। चलिए देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण की इंग्लिश होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब इसमें क्या होता है, बहुत सरल परिभाषा है। परिभाषा में 2 चीजें ध्यान रखो। जब किसी पदार्थ में क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ जाए, इसका ऑक्सीजन प्लस हो जाए, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन हटती है यानी हाइड्रोजन घट जाती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन घट जाएगी। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन घटती है, उससे उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। जब किसी प्रक्रिया में, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन घटे, हम कह सकते हैं वहां ऑक्सीकरण हुआ है, यानी वहां ऑक्सीकरण क्रिया हुई है। जैसे कि देखो, अगर एक सिंपल वे में देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने बहुत ये फेमस रिएक्शन पूरे चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा फोकस किया है हमने किसी रिएक्शन पे तो ये वाला रिएक्शन है जिसमें हमने बहुत ज्यादा फोकस किया। अब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो अब कैसे पता लगाएं कि ऑक्सीजन जुड़ी है या घटी है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन हुआ है, क्या हुआ है। तो बड़ा आसान भाषा में देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। एक तो पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट में हम लिखते हैं, अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा है। अगर देखा जाए तो यहां मैग्नीशियम, यहां तक देखें आप तो मैग्नीशियम में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है तब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए किसका ऑक्सीकरण हुआ, इसीलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। बहुत सिंपल सी बात। मैग्नीशियम में जैसे हमने ऑक्सीजन मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा है। जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, तब वही उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी हम कह सकते हैं मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। चलो ठीक है, तुम जाओ बाजार वगैरह कहीं भी जाओ और तुमसे आके एक ऑक्सीजन बाबा आए, तुम्हें लिपट जाए। अब तुमसे ऑक्सीजन मिले हैं, इसका मतलब यहाँ कौन सी क्रिया हुई है, ऑक्सीकरण हुई है। तुमसे मिले हैं तो तुम्हारा क्या हुआ है, तुम्हारा क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। दैट्स ओके। चलिए दूसरा भी रिएक्शन हम लोग देखते हैं। दूसरा रिएक्शन ये रहा तुम्हारे साथ। दूसरे रिएक्शन में क्या है देखो, अब दूसरे रिएक्शन में यहां लिखा है आयरन। आयरन में ऑक्सीजन जुड़े, यानी लोहे में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तब देखो क्या बना है, आयरन ऑक्साइड। क्या बना है, आयरन ऑक्साइड। अब तुम मुझे बताओ, यहां आयरन ऑक्साइड जुड़ा है, तब लोहे में क्या जुड़ा, यहां से अगर यहां तक हम देखें तो लोहे में क्या जुड़ रहा है, लोहे में ऑक्सीजन जुड़ रही है।
लोहे में क्या जुड़ रही है, लोहे में ऑक्सीजन जुड़ रही है, प्लस हो रही है। जब भी किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है वहां ऑक्सीकरण होता है। किसके साथ जुड़ी है, लोहे के साथ जुड़ी है। जब लोहे के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी इसका मतलब लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए उस पे क्या लग जाती है, इससे ही जंग बनती है उस पे। जब लोहे पे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन लगती है, कुछ समय के बाद लोहा जंग में परिवर्तित हो जाता है। बड़ा आसान है। तो फिर बात समझ में आ गई, दोनों रिएक्शन हमने करा रखे एकदम आसान भाषा में कि जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना हो, हाइड्रोजन का हटना हो। इसमें हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं, तो हाइड्रोजन की तो बात ही खत्म। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो क्रिया में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तब उस क्रिया में ऑक्सीकरण होता है। अब किसका ऑक्सीकरण होता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही होगी। पहले वाले रिएक्शन में अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ी, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरे वाले रिएक्शन में देखें तो आयरन में ऑक्सीजन जुड़ी, यानी कि आयरन का ऑक्सीकरण हुआ है। समझ में आ गया, बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं किस पे, अब बढ़ते हैं अपचयन पे। अपचयन क्या होता है, अपचयन की इंग्लिश होती है रिडक्शन। रिडक्शन, ऑक्सीजन घटी, रिडक्शन। उसमें क्या था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, लिखा है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हटती है, यानी क्या, ऑक्सीजन हट जाएगी, ऑक्सीजन घट जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन घटी, हाइड्रोजन जुड़ी, दो कंडीशन में से कोई भी मिल जाए वो हो जाएगा क्या, अपचयन। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखते हैं, हमने पूरा थ्योरिकल बना रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है लिखने में वगैरह में, तो समझ में आ जाए बात, यही इंपॉर्टेंट है। पूरा ही खोल लेते हैं, यहां सारा कुछ दे रखा है। देखो देखो क्या, इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो कॉपर ओ, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में जुड़ा है हाइड्रोजन। जब भी किसी चीज में अब देखा जाए तो ये कॉपर जाएगा, इसकी जगह ले लेगा, यानी कॉपर में जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। सॉरी 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 सॉरी, इसमें नहीं, हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं। क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगी, तो कॉपर से ऑक्सीजन देखा जाए तो यहां से यहां में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन घट गई, यानी ऑक्सीजन हटी। और यहां से यहां में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जुड़ा, या कह सकते हो हाइड्रोजन जुड़ा नहीं, सीधी सादी बात लिख लो, ऑक्सीजन जुड़ी। अरे यार, ऑक्सीजन जुड़ी। अब तुम मुझे बताओ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर के बनने में क्या हुआ है, ऑक्सीजन हटी, यानी ऑक्सीजन हट रही है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, यानी कि किसका अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, इसको यहां तक जाने में क्या हुआ है, इसको यहां तक जाने में इसमें ऑक्सीजन हट गई, रास्ते में ऑक्सीजन गायब हो गई। जब भी ऑक्सीजन हट जाती है तब वहां अपचयन होता है, तो हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। दूसरा देखो, दूसरा, अब यहां अगर देखा जाए तो यहां क्या हुआ, यहां हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन, सॉरी फॉर दैट, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तब क्या होता है, वहां भी अपचयन होता है। ऑक्सीजन घटे, हाइड्रोजन जुड़े, अपचयन होगा। अगर देखें यहां पीबीओ, लेड ऑक्साइड, पीबीओ लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड से लेड बनने में क्या घटा है, ऑक्सीजन घटी। तो इसका मतलब पीबीओ से पीबी बनने में क्या हुआ है, पीबीओ से लेड ऑक्साइड से लेड बनने में क्या हुआ है, ऑक्सीजन घटी। जब ऑक्सीजन घटती है तो इसका मतलब पीबीओ का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। कॉपर से इसका ये, इससे मतलब नहीं है, बस एक चीज समझ जाओ कि ऑक्सीजन जुड़ रही है, बस बात खत्म। ज्यादा लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है, बस इसमें ध्यान रखना। पहले वाले हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा, ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन घटेगी। अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन घटेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी, बस इतना ध्यान रखना, आराम से समझ जाओ। अब देखो, अब एक अलग अभिक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अब बात समझो यार,
कोई ऐसा रिएक्शन हमारे पास हो, कोई एक ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो। जब दोनों हो रहे हो तो तुम समझ जाना वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तो ऑक्सीकरण हो रहा हो, दूसरा अपचयन हो रहा हो। कहने का मतलब दोनों एक ही साथ हो रहे हो। तो जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक ही साथ होते हैं उसी हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें, क्या देखना है, देखो इसमें हम क्या देखेंगे, देखो पूरा लिखावट हम निकाल लेते हैं। देखो यहां देखो। अब अगर देखा जाए यहां से देखो, जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना। अब बताओ यहां ऑक्सीजन घटी है, ऑक्सीजन जुड़ी है, यानी सर जी ऑक्सीजन घटी। जब ऑक्सीजन घटती है तब क्या होता है, तब अपचयन होता है। यानी यहां क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। कहानी समझ में आ रही। अब कार्बन से देखें हम, कार्बन CO में, C से CO में देखें, C से CO में देखें तो अब तुम मुझे बताओ यहां ऑक्सीजन घट रही है जुड़ रही है, सर जी ऑक्सीजन यहां जुड़ रही है। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो वहां क्या होता है, वहां ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। और जहां ऑक्सीजन जुड़ेगी वहां ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसीलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, जिंक में ऑक्सीजन हट रही, सॉरी जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन घट रही है यानी जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ। बहुत सरल है, बात समझ पा रहे हो। चलो अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। बहुत आसान है, एक एक पॉइंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक बड़ा अंडरस्टैंडिंग में होता है, बड़ा आसान है यार। एक एक बस चीज समझने का थोड़ा हम फोकस करें। यहां देखो, अगर हम देखें यहां कॉपर से Cu बनने में, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने में, अब तुम मुझे बताओ यहां इसके साथ O जुड़ा था यानी ऑक्सीजन जुड़ी थी, यहां गायब हो गई। यानी कि यहां क्या हुआ है, ऑक्सीजन घटी। जब ऑक्सीजन घटी तो यानी कि क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अपचयन किसका अपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। यहां से अगर हम यहां तक देखें, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन तक, तो जाहिर सी बात है इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण ही हुआ। क्योंकि यार एक पॉइंट तो लिखने को रहेगा यार, ये हम ये ओ लगा लो। अब यहां अगर हम देखें तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी है। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। दोनों बात हमने लिख दी। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जब हट रही है तो इसका मतलब यह है कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, देखो ना हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी, इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कहानी समझ में आ रही, एक एक पॉइंट बड़ी आसान भाषा में समझा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगली अभिक्रिया के बारे में जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था इसीलिए वीडियो बीच में कट डाउन करना पड़ा है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, बड़ा सरल है, ध्यान देना। अब इसमें थोड़ा पावर वाली बात है कि कौन सा कितना ज्यादा तो ज्यादा पावरफुल होगा, जैसे कि क्रियाशील ज्यादा होगा। लिखा है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होते हैं वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से जो है अलग कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि बात समझो, जैसे हमारे पास ये वाला दिया है Fe,
और प्लस का CuSO4 FeCuSO4 गिव्स आउट, फिर दिया है FeSO4 और प्लस का, अब देखो यहां हम स्टॉप कर देते हैं। देखो अब क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये एक पूरा यौगिक है। कौन सा है? ये पूरा एक यौगिक है। अब इस यौगिक में जो ये जुड़ा हुआ है, ये वाला पदार्थ जिसको कॉपर बोलते हैं, अब दूसरे साइड में है दूसरे साइड में Fe यानी कि आयरन। अब एक चीज इसमें पता लगानी पड़ेगी कि जब आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे तो इसमें यह पता होना चाहिए तुम्हें कि कौन, कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है या आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील। तो सक्रियता श्रेणी के मुताबिक अभी आपको हम देंगे पूरा, ये देखिए पूरा ये सक्रियता श्रेणी के मुताबिक सबसे जो ये पूरा सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तत्वों में। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। अब देखा जाए, यहां देखा जाए तो कॉपर के ऊपर Fe है, यानी कि आयरन कॉपर के ऊपर है, यानी कॉपर से ज्यादा पावरफुल कौन है? आयरन है। कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? आयरन है। तो अब तुम मुझे बताओ कौन किसको हटा देगा, यानी कि Fe इसकी जगह पे आएगा और ये Fe को लात मार के बाहर निकाल देगा, यानी कि अगला क्या बनेगा? Cu की जगह पे क्या आ जाएगा? FeSO4 एक यौगिक बना और बाहर कौन जाएगा? जो पावर में कम था, यानी Cu बाहर निकल गया। कहानी समझ में आई? यानी ये था कॉपर सल्फेट, अब ये बना है आयरन सल्फेट। कहानी समझ में आ रही? यानी कि किसी भी अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील जो पदार्थ है कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन किसका हुआ है? इसमें कॉपर का विस्थापन हुआ है। किसने किया है? Fe ने किया है, क्योंकि Fe पावरफुल ज्यादा था, कॉपर का पावरफुल कम था। कहानी समझ में आ रही है? कोई चिंता वाली बात? चलो, तो ये बस यही लिखा है, ये S इसलिए लिखा क्योंकि सॉलिड होता है, ये एक्वस यानी कि जली होता है। बस ये एक बात एक ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात जो हमारी सक्रियता श्रेणी है पूरी याद होनी चाहिए। सबसे अधिक वाले ऊपर हैं, फिर घटते क्रम नीचे, फिर और ज्यादा। सबसे कम पावर किसके पास है? Au यानी कि गोल्ड के पास। गोल्ड बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए लोग उसे गहने के तौर पे यूज करते हैं। फिर उससे पावर में होता है सिल्वर, फिर मरकरी, फिर कॉपर, फिर हाइड्रोजन, फिर लेड और फिर आयरन, फिर जिंक। आई कहानी समझ में? चलो एक और करते हैं रिएक्शन। जैसे हम तुम्हारे सामने लिख दें, हम लिख दें Zn जिंक और प्लस FeSO4। अब इसमें अगर विस्थापन करना है तो क्या होगा? पहली बात, जो Fe आयरन सल्फेट लिखा है, ये जिंक, पता लगाना होगा कि आयरन सल्फेट अभिक्रियाशील ज्यादा है या जिंक अभिक्रियाशील ज्यादा है। तो पहुंच जाते हैं अपनी सक्रियता श्रेणी में। क्या मिलेगा? जिंक ऊपर है और अगर देखा जाए तो कहां गया? Fe नीचे है, यानी कि कह सकते हैं ये जो है जिंक ज्यादा पावरफुल है, आयरन उससे पावर में कम है। अब तुम मुझे बताओ कौन हटाएगा? अब अगला रिएक्शन क्या बनेगा? यानी जिंक अब इसके स्थान पे आ जाएगी और ये इसके स्थान पे आ जाएगा। जैसे कि ये बन जाएगा जिंक ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और प्लस का कौन बाहर निकल जाएगा? Fe। भाई जाहिर सी बात है, कम पावरफुल आदमी को बाहर ही लात मार के भगा दिया जाता है। इसी तरीके से ये पूरा मामला इस फिनोमिना पे चल रहा है। कहानी समझ में आ रही? चलो बढ़ते हैं अपने अगले। इस पूरी सक्रियता श्रेणी का स्क्रीनशॉट ले लो या इसे कहीं लिखकर आप रख लें। चलिए अगले बढ़ते हैं। अब देखो क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी दो यौगिकों में विस्थापन होगा। अब किसका होगा बात हम समझाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का, दो यौगिक होंगे, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान यानी अदला बदली करते हैं और दो यौगिक नए बनते हैं। उदाहरण में देखो, जैसे ही लिखा है BaCl2। अब ऐसा देखा जाए, और ये दूसरा लिखा है, दूसरा यौगिक है Na2SO4। अब ये क्या करेंगे? ये दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर देंगे। किसका आदान प्रदान करेंगे? आयनों का आदान प्रदान कर देंगे। देखा जाए, यहां देखा जाए
तो जो बेरियम है यानी बेरियम Ba और जो Na है सोडियम अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। यानी अगर देखा जाए तो अब इसकी जगह पे कौन आया है ये, और इसकी जगह पे कौन आया है ये, बस इतना सा परिवर्तन। यानी Na2 की जगह पे आ गया है BaSO4 बेरियम सल्फेट, और दूसरा जो बना है Ba किसके स्थान पे आया है, SO4 के स्थान पे, और Na के स्थान पे कौन आया है Ba, यानी कि NaCl। कहानी समझ में आ रही है? यानी जब दो यौगिक होते हैं बस इनके आयनों का आदान प्रदान होता है, बस अदला बदली, आयन धन आयन ऋण आयन इसका ही आदान प्रदान होता है दोनों में। ये पूरी बात लिखी है, देखो यहाँ बेरियम और सोडियम ने अपने ऋण आयनों का क्या किया है, आदान प्रदान किया है, ये वाले आयनों का आदान प्रदान किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं। चलो अगली बात करते हैं, लास्ट अभिक्रिया में, फिर इसके आगे हम संचारण और विकृत गंधिता डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह, यानी एक परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा, की जगह दूसरा परमाणु आ जाएगा या दूसरे परमाणु का समूह आ जाएगा, तो स्थापन अभिक्रिया होगी। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या एक परमाणु का समूह दूसरे परमाणु या दूसरे परमाणु के समूह के स्थान पे आ जाएगा, उसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि अगर उदाहरण में देखें, यानी मतलब यह है, अर्थात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रस्थापित कर देता है। कैसे, देखो बात समझो। हम अगर देखें मीथेन का क्लोरीनीकरण, किसका करण, मीथेन का क्लोरीनीकरण, तो क्या होता है, अगर देखा जाए तो यहां CH4 है, यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। यहां लिखा है क्लोरीन, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। अब इनके स्थान पे कोई दूसरा आएगा, यानी इसके स्थान पे कोई दूसरा आएगा। कैसे आएगा, देखो अगला जो रिएक्शन बना है, क्या बना है, CH3, यानी यहां से एक परमाणु हटा और किसके साथ जुड़ गया, Hc के साथ। यानी कि जब एक परमाणु यहां से घटा तो यहां से ट्रांसफर कहां होगा, यहाँ H, तो एक दूसरा बना HCl। यानी ये क्या करते हैं, अपने परमाणु का आदान प्रदान करते हैं, अदला बदली करते हैं, या परमाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परमाणु, ये हाइड्रोजन उठ के डायरेक्ट गया है किसके पास, HCl के पास, इसीलिए HCl बना, और यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ इसीलिए 3 हाइड्रोजन बचे। कहानी समझ में आ रही, हमने लाइन भी लिख रखी है। मेथेन में एक हाइड्रोजन परमाणु था, कौन सा था, मेथेन में एक हाइड्रोजन परमाणु था, क्लोरीन ने यानी Cl ने उसकी जगह ले ली, Cl ने उसकी जगह ले ली, इसीलिए यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कहानी समझ में आ रही। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, अब बात बढ़ेंगे संचारण की तरफ। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि बहुत सारे अभी बोर्ड एग्जाम तक जबरदस्त प्लानिंग से एक एक चैप्टर का रिव्यू आने वाला है। बड़े आसान शब्दों में जब और आसान भाषा में हम लोग समझ जाते हैं तो अपने हिसाब से हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं संचारण में। सबको पता होगा, ये तो सबसे पहले याद हो जाता है। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण, जब कोई धातु होगी अपने आसपास के वातावरण में, कौन कौन, जैसे वातावरण में क्या होता है, हमारे चारों तरफ क्या फैली है, हवा, पानी, अम्ल, मिट्टी आदि के जब संपर्क में आती है, हम मान लेते हैं ये हमारा, ये घड़ी हमारी लोहे की अगर हो तो क्या होगा, ये चारों तरफ हमारे, इसे हम पानी में, पानी लग जाए इस पे या हवा के संपर्क में आए, फिर धीरे धीरे किसके संपर्क में आ गई, हवा के संपर्क में आ जाएगी, फिर धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अपने मूल गुण को खो देगी। यानी देखा जाए तो लोहा, अगर हम अपनी नई साइकिल लाएं और बढ़िया छत पे डाल दें, उस पे बारिश हो, धूप निकले, फिर ऑक्सीजन, मतलब उसका उस पे बार बार ऑक्सीजन लग रही है, वो ऑक्सीकृत हो रही है। जब वो ऑक्सीकृत हो रही है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो अपने मूल गुण को खो देगी। धीरे धीरे लोहे की साइकिल मूर्छे वाले लोहे में बदलती चली जाएगी, फिर वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी और मूल गुण को खो देती है और कमजोर हो जाती है। जब कमजोर हो जाती है अतः वह संक्षारित हो जाती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, संक्षारण की ही एक प्रक्रिया है। लोहा हम खोल देते, खुला छोड़ देते हैं, उसमें चारों तरफ से ऑक्सीजन लग के लोहे से रिएक्ट करती है, लोहा धीरे धीरे अपने मूल गुण को खो देता है। जब मूल गुण को खो देता है तो खराब होने लगता है,
कमजोर हो जाता है, अतः वह संचारित हो जाता है। तांबे का बर्तन देखा है, तांबे का बर्तन छोड़ दो, फिर धीरे धीरे उस पे अंदर हरी परत बनने लगती है। इसका मतलब वो ऑक्सीजन उसमें गई, पानी लगा है, जब ऑक्सीजन जाएगी ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसका मतलब उस पे हरी परत चढ़ी है, किसके कारण? उसका भी क्या हुआ है? संचारण हुआ है, वो संचारित हो गई। चांदी की पायल कभी देखी है? चांदी की पायल जो है, चांदी पर काली परत हो जाती है। चांदी जब काली हो जाए तो समझ जाओ उसका भी क्या हुआ है? वो भी संचारित हो चुकी है, नमी के संपर्क में आ चुकी, हवा पानी के संपर्क में आ गई। जैसे पे अगर हम देखें लोहे पर जंग लगना, तो हमारे पास लोहा हो Fe, ऑक्सीजन उस पे लगे और कुछ पानी के कण लगे। जब लोहा ऑक्सीजन पानी के कण लगते हैं तो बनता है Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं जंग। और .H2 यही तुम्हारा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विकल्पी में हर बार पूछता है। इसको बोलते हैं जंग का सूत्र, जंग का सूत्र। ये जो जंग लगी हुई है इमेज में आप देख पा रहे हैं, उसी का ये सूत्र है। यानी कोई भी लोहा है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, कुछ ना कुछ नमी या पानी के संपर्क में आएगा, रिएक्शन होगा, उसके बाद उस पर एक परत चढ़ जाएगी किसकी? आयरन ऑक्साइड की, और कुछ नमी के कण होंगे जैसे कि H2O। बात समझ? X का मतलब है कुछ नमी के कण। अब कितने होंगे? 10 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, डिपेंड अपॉन संरक्षण का नियम, सॉरी संचारण का नियम। लोहे पर हवा और नमी का प्रभाव पड़ता है। जैसे लोहे पर हवा है, नमी लगी है, जब लोहे पर हवा और नमी लगती है तो धीरे धीरे लोहा लाल भूरी परत बना लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं। अभी हमने यही बताया। तो बहुत सरल। संचारण क्या है? जब भी कोई धातु अपने आसपास के मिट्टी, पानी, हवा, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तब वह संचारित हो जाती है और धीरे धीरे अपने मूल गुण को खो देती है और कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के बाद फिर क्या होता है? उस पर एक परत चढ़ जाती है जिसको हम जंग कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की परत, और कुछ पानी के कण होते हैं जिसे हम जंग का सूत्र बोलते हैं। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे संचारण। संचारण से बचने के उपाय। तुम साइकिल लाए हो एकदम लोहे की नई नवेली, अगर उस पे कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो धूप में भी खड़ी रहे और पानी भी बरसता रहे, हालांकि उस पे कोई जंग ना लगे, कुछ ऐसा करें तो क्या क्या कर सकते हैं? देखो, संचारण से बचने के उपाय हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। रंग या पेंट करना। क्या करते हैं? साइकिल इसीलिए तो पेंट होकर आती है ताकि वो जल्दी ऑक्सीजन यानी नमी के संपर्क में ना आए उसका लोहा, इसीलिए उस पर पेंट होती है। तो वही पेंट जो है उसका एक कवर बन जाती है, एक रक्षक बन जाती है, तब लोहा बचा रहता है। जब लेकिन धीरे धीरे साइकिल पुरानी होने लगती है, कोई भी पाइप पुराने होने लगती है, जैसे उस पे से पेंट हटती है तुरंत ऑक्सीजन आके उससे रिएक्ट करेगी, लोहा कमजोर होने लगेगा क्योंकि वो संचारित हो चुका है। जैसे यहां देखा जाए तो ये साहब जो है लोहे पर पेंट चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि लोहा बच जाएगा, उस पर पेंट, ऑक्सीजन, हवा, मिट्टी, पानी सब किस पे जाएगा? पेंट पर ही जाएगा, तब तक अंदर वाला लोहा बचा रहेगा। लोहे पर पेंट करने से हवा और नमी सीधे संपर्क में नहीं आती, इसलिए वो बच जाती है। ग्रीस या तेल लगाना। देखो, मशीनों और औजारों पर क्या लगाते हैं? ज्यादातर हम तेल लगाते हैं, जिससे उन पर ना तो जंग लगती है, ग्रीस लगा देंगे तब भी जंग नहीं लगेगी। साइकिल हम लोग देखते हो जो पहिया होती है उसके रिम होते हैं, तो अगर ज्यादा समय तक वो पानी के संपर्क में आते हैं धीरे धीरे उस पर जंग लग जाती है। लेकिन अगर उसी रिम पे हम ग्रीस लगवा दें या तेल लगवा दें या कोई पेंट चढ़वा दें तो वो रिम कभी खराब नहीं होते हैं। इसीलिए मोटरसाइकिल के रिम देखो, उस पर एक बहुत मोटी परत चढ़ी होती है पेंट की। गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाओ तो पहले से ही जिंक की परत चढ़ाकर भेजते हैं ताकि वो लोहा कभी खराब ही ना हो। बिजली के खंभे देखें जो लोहे वाले होते हैं, उस पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो खराब नहीं होते हैं। मिश्र धातु का बनना। हम मान लेते हैं हमारे घर में कोई कढ़ाई है लोहे की है, उसके निचले का हिस्सा जिसको हम तरी बोलते हैं, तली खराब गई
तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरी तली उसमें लगवा ले देते हैं, यानी एक धातु में कोई दूसरी धातु लगा देना, मिश्र धातु बना देना, यही मतलब है। स्टील की कोई स्टील बनाने से संरक्षण कम हो जाता है, यानी स्टेनलेस क्या कराएंगे उस पे, स्टील की एक तरीके की पेंदी कह सकते हो, या अपनी भाषा में तो चकती बोलते हैं। जैसे हम लोग पेंट वेंट लगाते हैं, टैप लगा दें, उसी तरीके से उस पेंदी में कुछ नई स्टील की वो मतलब स्टील लगा दिया जाता है, ताकि वो इससे बची रहती है, संक्षारण से बची रहती है। अब देखो लास्ट में किस में बात करेंगे, विकृत गंधिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी। अब बात समझो, तुम अभी खाना खाने जा रहे हो और उस खाने को क्या करो, मत खाओ, उसे ऐसे ही खुला छोड़ दो। अब क्या होगा, उसमें धूप लगेगी, हवा लगेगी, फिर धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन इंटर करेगी, फिर वो संचारित हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो, उसमें ऑक्सीजन चली जाएगी। अब वो धीरे धीरे वस्तु खराब होने लगी, खराब होने के बाद वो उसमें कुछ समय के बाद वो खाना बिल्कुल खराब हो जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी। जब उसमें दुर्गंध आने लगेगी, इसका मतलब वह क्या हो चुकी है, उसी को विकृत गंधिता बोलते हैं, दुर्गंध जब आने लगती है। देखो क्या होता है, जब तेल या वसा युक्त खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने वाले पदार्थ, लंबे समय तक किसके संपर्क में रहे, हवा के संपर्क में रहने लगे, और खाद्य पदार्थों का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन जाने लगती, हवा जाने लगती। जब ऑक्सीजन जाने लगेगी तो वह वस्तु धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। जब खराब हो जाएंगी तो वो दुर्गंध देने लगेंगी। जब उसमें स्मेल आने लगती है तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि बासी घी से खराब गंध आना, कोई घी है बहुत समय तक रखा हुआ है, तुम उसे खुला छोड़ दो, फिर उसमें पूरी ऑक्सीजन जाती रहेगी, फिर धीरे धीरे वो वस्तु खराब हो जाएगी। जब वो पदार्थ खाने वाला नहीं रह जाएगा तो उसमें स्मेल आने लगेगी। मान लेते हैं चिप्स या नमकीन, कभी देखा है चिप्स या नमकीन, अजीब उसमें टाइटपन गायब हो जाता है, कुरकुरापन गायब हो जाता है, तो गायब हो जाता है, इसका मतलब हुआ अब क्या हो चुकी है, उसका ऑक्सीकरण हो चुका है, उस पर हवा लग चुकी है, उसके अंदर ऑक्सीजन जा चुकी है। जब उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है तब वह वस्तु खराब हो जाती है, स्मेल देने लगती है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब उस प्रक्रिया में भी क्या हुआ है, विकृत गंधिता हुआ है। बाई चांस बोल लो क्या होते हैं, खराब खाना खा लेंगे, अब उनके पेट में एसिडिटी, दर्द होना, बहुत सारा कुछ होगा, तब ये दादी जी बताएंगे पेट दर्द है तो दादी के 3 देसी नुस्खे अपनाओ, तो तुम्हें बहुत सारा कुछ इलाज कराना पड़ेगा। तो नुस्खे ना अपनाना पड़े इसीलिए किसी भोजन को तुम खुला छोड़ो ही ना लंबे समय तक। जब भोजन लंबे समय तक खुला नहीं छोड़ा रहेगा, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो खराब नहीं होगी, जब खराब नहीं होगी तो उसमें स्मेल नहीं आएगी, जब स्मेल नहीं आएगी इसका मतलब वो खाना सुरक्षित रखा रहेगा। चलो अब इस विकृत गंधिता से बचने के क्या उपाय हैं? सीधी सारी बात, वायु रुद्ध डिब्बों में रखना। क्या करो, ऐसा कुछ डिब्बों में उसे बंद कर दो जिससे बाहर की वायु उसमें प्रवेश ना कर सके, तब ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगी, वस्तु खराब नहीं होगी, हवा अंदर नहीं जाएगी, इसीलिए पदार्थ खराब नहीं होंगे। रेफ्रिजरेटर में रखना, जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, उसमें रख देना खाने को, वो बंद हो जाता है, बाहर की हवा अंदर जा ही नहीं पाती। जब बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाएगी तो किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो वह कोई खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा। कम तापमान पर ऑक्सीकरण धीमा होता है, क्योंकि फ्रिज जब ठंडी होती है, जब तापमान उसमें होता ही नहीं है तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन पहुंचने की संभावना धीरे होती, पहुंचती जरूर है लेकिन धीरे होती, तो इसीलिए खाना कुछ समय तक बचाया जा सकता है लेकिन लंबे समय तक बचाया नहीं जा सकता। नाइट्रोजन गैस भरना क्या होता है, जैसे ये देखो, ये चिप्स का पैकेट है तुम्हारे सामने, मार्केट में जाओ 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लो, एकदम फूला हुआ मिलेगा, और फिर जैसे खोलते तो फिर इतनी चिप्स निकलती, वो अलग बात है, कम देते हैं ज्यादा देते हैं अलग बात है, लेकिन वो फूला हुआ क्यों है, क्योंकि उसके पैकेट में एक गैस भरी है जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जब उसके अंदर भरी होती है तो अब मान लेते हैं ये कोई वस्तु रखी है, इसके चारों तरफ नाइट्रोजन गैस है, तो जैसे ही हवा जाएगी, हवा तो सबसे पहले किससे मिलेगी, नाइट्रोजन गैस के संपर्क में आएगी, तो नाइट्रोजन गैस ही उसे कंट्रोल कर लेती है, परत के रूप में बन जाती है, वो वस्तु के पास हवा जा ही नहीं पाती है। जब वस्तु के पास हवा नहीं जा पाएगी इसका मतलब वस्तु वो खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस कौन सी गैस होती है, ठंडी गैस होती है। नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, ठंडी गैस होती है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना, खाद्य पदार्थों में विशेष रसायन मिलाए जाते हैं जो कि ऑक्सीकरण को रोकते हैं। अगर किसी खाने के पदार्थ में हम
एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दे, एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, तब क्या होता है, वह वस्तु खराब होने की प्रक्रिया रुक जाएगी, उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया रुक जाएगी, ऑक्सीजन जाने की प्रक्रिया रुक जाएगी। जब उस खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, अतः वह ऑक्सीकरण उसका होगा नहीं, वो खराब नहीं होगी, लंबे समय तक बचे रहेगी। बातें समझ में आ रही? यानी इस तक हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर से आप वो क्वेश्चन सर जी बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त आते ही आते हैं, वो रिएक्शन करवा दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त आते ही आते हैं। तो तुम क्या करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना कि सर हमें उस प्रकार की वीडियो चाहिए। इसके बाद हम तुरंत एक वन शॉट लेकर आएंगे जिससे वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर लेंगे। और चैनल पे अगर पढ़ाई अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल वॉच किया करिए। एक थोड़ा समय एक लंबी सक्सेस की निशानी होती है। बात समझ पा रहे हो? चलो ठीक है।